तो मैं लगने दो, लगता रहा। मेरा वाइट कलर का बो था, वो रेड हो गया था, मतलब रेड से मैरून हो गया था, फिर काला हो गया था, छींटे पड़ के। टी शर्ट थी वो रेड हो गई थी, वो मैरून हो गई थी धीरे धीरे। तो मैंने अगली स्कोरिंग जो थी 360 में से 46 मारने का 356 मारी। आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट जो एंशिएंट इंडिया से चला आ रहा है, पर इस स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में ही मिलनी शुरू हुई है। इस पॉपुलैरिटी के बढ़ने के पीछे जिन आर्चर्स का हाथ है, उनमें से एक हमारे साथ हैं आज, एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट कंपाउंड आर्चर अमन सैनी। हम आए हैं उनके ट्रेनिंग रेंज पर और उनसे जानेंगे उनके और उनकी आर्चरी की अभी तक की जर्नी के बारे में सब कुछ। This facility looks amazing. Not amazing as international standard, but जुगाड़ के हिसाब से जो इंडियन एथलीट को जुगाड़ करने पड़ते हैं उसका प्राइम एग्जाम्पल है ये शायद। इस ग्राउंड पे शादियाँ होती हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेट की ये है कि आर्चरी होती है ना, ये एक वाटिका है, तो इसका ग्राउंड हम ऑफ सीज़न में यूज़ करते हैं। ऑन सीज़न में क्या होता है, 1-2 बार शादियाँ होती है बस, बाकी तो पूरे साल आर्चरी करते हैं। तो यहाँ पे कब से? ये यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। अच्छा, इस ग्राउंड पे 3 साल हो गए हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। मेरे ख्याल से आपके कोच भी पास ही रहते हैं तो? हाँ जी, वो नजरगढ़, वो उनके शिफ्ट होने के बाद ही ग्राउंड स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो समथिंग दैट प्रॉब्ली एवरीबडी वांट्स टू नो, एंड आई नो थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, बट आपका स्पोर्टिंग बैकग्राउंड पहले से था, मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है मेरे ख्याल से बचपन से ही? मेरी मम्मी सिस्टर मतलब खो खो खेलती थी वो। अच्छा, स्टेट लेवल मेडलिस्ट है वो। और सिस्टर भी नेशनल मेडलिस्ट? मेरे से पहले। हाँ। आप खुद पहले टाइकोंडो, फिर हाँ जी। आर्चरी, मेरे जैसे आपने बोला मदर, तो अच्छा एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड तो था घर में, एक स्पोर्टिंग माहौल था घर में। एजुकेशन का क्या इन्फ्लक्स था उसमें साथ में, कि खेल लो चाहे ठीक है, बट पढ़ना तो है ही और टॉप में रहना है नहीं, या स्पोर्ट्स का ज़्यादा प्रेफरेंस था? स्पोर्ट्स का प्रेफरेंस नहीं था, सपोर्ट तो देखो था मम्मी की तरफ से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता था कि जैसे कि मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर है दिव्या, वो स्पोर्ट्स में तो अच्छी थी, वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो कंपेयर किया जाता था कि भाई स्पोर्ट्स में तो अगर मुझे भी जाना है तो भाई पढ़ाई भी अच्छी। ना मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था उस टाइम, ना मैं पढ़ाई में अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो थी कि मैंने वो चीज़ छोड़ी नहीं। अगर रिज़ल्ट नहीं दे रही है, अगर आर्चरी रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो मैंने वो छोड़ा नहीं, तो कंटिन्यू किया। आए अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन छोड़ा नहीं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि स्टार्ट करते हैं, नहीं रिज़ल्ट मिल रहा तो छोड़ देते हैं। हाँ, तो कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज़ पे अटका रहा, तो रिज़ल्ट अब दिख रहा है। वेरी फेयर। तो बचपन कैसा था? बचपन डेडिकेशन थी ऑब्वियसली बचपन से ही, विच इज़ वेरी रेयर बिकॉज वो फैमिली की तरफ से थी। खुद की डेडिकेशन थोड़े टाइम बाद आई। ओके। उस डेडिकेशन के अलावा बचपन कैसा निकला? इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं था, क्योंकि मैं वो नहीं रहता था टॉप वाला प्लेयर। मतलब स्कूल में होता है ना कि बच्चे होते हैं कि भाई ये टीचर के फेवरेट होते हैं, या ये टॉप में रहते हैं, इसकी मतलब पढ़ाई अच्छी है, ये अच्छा। मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं था, बट खुश थे। लेकिन ये था कि आराम से, कि एक लगता है ना स्कूल में, स्कूल और कॉलेज का आपको बताता हूँ। स्कूल में क्या होता है, आपके ऊपर छत होती है, तो आप ऐसा लगता है रिलैक्स कि कुछ नहीं है, सब देख लेंगे। तो कॉलेज में जाती आपके ऊपर से छत चली जाती है। क्योंकि ना आपको रोकने टोकने वाला कोई है, ठीक है, ना आपको कोई ये बोलेगा कि भाई अभी बाहर नहीं जाना, कुछ कर, मतलब कुछ किसी चीज़ की कुछ भी नहीं है, बाउंड्रीज है ही नहीं। तो रिजल्ट जब नहीं उस टाइम नहीं आ रहा था, तो ऐसा फील हुआ कि अब कुछ करना। अच्छा। तो बचपन से जो थोड़ा सा मतलब कि मैं कॉलेज में था जब आया, मैं 16 ईयर्स का था जब मेरा एडमिशन हुआ, तो इतना बड़ा भी नहीं था। कॉलेज में आते ही जिस महीने में मैंने एडमिशन लिया था, मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल उसी मंथ में आ गया। लाइफ का ये एक अच्छा स्टार्ट। मैं कॉलेज को लकी मानता हूँ। अच्छा, इसीलिए मेरे को ग्रेजुएशन करने में 7 साल लगे।
जहाँ मन लग रहा है वहाँ पे टाइम हाँ, क्यों ना लगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे आपने बोला कि स्कूल टाइम पे प्रॉब्ली उतना रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे बट आप लगे रहे, सपोर्ट था घर की तरफ से, घर के अलावा कहीं और से कुछ ऐसा था कि किसी को देखते थे कि यार ये अच्छा कर रहा है, या किसी और से सपोर्ट था, कोई टीचर या कोई स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर में भी? स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि मैं ये बात बताता हूँ 2013-14 से कि मेरे जो मेंटोर रहे हैं अभिषेक वर्मा, आपके टीममेट भी थे, एशियन वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में मेडल है उनका। तो उनको मैं देखता था क्योंकि दिल्ली के थे, तो एक आइडियल टाइप थे, क्योंकि आइडियल हैं हमारे और अभी तक है, अभी तक उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो उस टाइम उनको देखता था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मतलब कि पता चलती हैं कि आप सेम वो चीज़ नहीं कर सकते हो। हाँ। आप उससे कुछ अच्छी चीज़ एडप्ट करो और अपने ऊपर ट्राई करो। हाँ, आप ये नहीं करो कि आप बिल्कुल कॉपी कर लो, सही बात। वो तो बोलेंगे कि भाई दूसरा मतलब अगला अभिषेक वर्मा हाँ, आ गया। मैं ये नहीं चाहता, मैं कहता हूँ पहला मन से नहीं कोई बोले सही। ये चीज़, तो यही था। लेकिन मेंटोर अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे बहुत सारे मेंटोर्स आते हैं मतलब लाइफ में, जिसको हम देखते हैं और अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, अच्छी लगे ना लगे वो हमारे ऊपर। तो जब शुरू किया, कॉलेज लकी था, फर्स्ट मेडल इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, उसके बाद चैलेंजेस जो आए वो किस टाइप के थे? बिकॉज आर्चरी मे बी पिछले 2-3 साल 4 साल में भी उसमें थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आना शुरू हुआ है। जब आप शुरू कर रहे थे उस टाइम पे तो बिल्कुल भी पूछने वाला बहुत ही कम लोग थे। मैं ये बो बैग आपने देखा है कितना बड़ा है? अगर ये तो चलो प्रोफेशनल बो बैग है, पहले वुडन का होता था। अच्छा मतलब हम कारपेंटर से बनवाते थे, तो ऐसा लगता था कि हम एक ताबूत लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो आसपास के लोग बोलते थे भाई ये किसकी लाश लेके जा रहा है इसमें क्या है। एक बार तो मेरे को मेट्रो में पुलिस वाले ने खोल के दिखाया, मतलब खुलवाया कि भाई दिखा मेरे को क्या है। हाँ। इसमें मेरे को लगा मतलब किसी की लाश लेके जा रहा है। उसने स्कैन ये तो मतलब, और ये स्कैन होने के बाद ऊपर मेट्रो की बात है। हाँ। मेट्रो अब तो मेट्रो में अलाउड नहीं है, 2000 आई थिंक 15 के बाद से मेट्रो में आर्चरी इक्विपमेंट दिल्ली में अलाउड नहीं है, क्योंकि वेपन में आता है। हाँ। इसलिए उससे पहले था। हाँ। तो मेरे को बीच मेट्रो में उन्होंने मतलब पुलिस वाला ग्रुप था, उन्होंने खुलवाया कि इसमें है क्या, बिल्कुल अलग दिखता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें शुरू तो में उस टाइम पे क्या बोला फिर खुलवाने के बाद? कि खोलने के बाद हैरान है ये क्या है, ये अंदर कैसे आ गया। हाँ। मतलब बहुत सारी चौबीस का क्या करने जा रहा है, हाँ कौन सा मारना है, कौन सा पक्षी मारना है, ये सब भी बातें करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे इससे कबूतर मर जाते हैं मैंने कहा आप खड़े होके देखो, मैं चला के देखता हूँ ये तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अजीब अजीब से मतलब ऐसे सवाल। तो अथॉरिटी की तरफ से किस टाइप का सपोर्ट था इनिशियल ईयर्स में? ग्रास रूट लेवल में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं 2008 में जब स्टार्ट किया जब तो आर्चरी का बहुत ही बुरा हाल था उस टाइम, तो कि कोई जानता भी नहीं था आर्चरी। हाँ। तो उसके बाद 2014 के बाद भी जैसे कि जब कंपाउंड का एशियन गेम्स में वो इंट्रोड्यूस हुआ और गोल्ड मेडल आया था टीम का, वहीं से इंस्पिरेशन मैं बताता हूँ, वो चीज़ हम करते हैं बात। लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा जो मतलब कि ग्रोथ आनी चाहिए थी आर्चरी में, कंपाउंड आर्चरी में, वो नहीं आई। ठीक तो है। लेकिन जब वो ग्रोथ मैंने 18 एशियन गेम्स के बाद ज़रूर देखी है। अच्छा। 18 एशियन गेम्स के बाद कंपाउंड की मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे आते हुए न्यू, मतलब एक तरीके से जो बच्चे 2 से 3 गुना बढ़े हैं। अच्छा। 2 से 3 गुना ज़्यादा कंपाउंड आर्चर्स बढ़े हैं, और नेशनल ट्रायल्स में स्ट्रेंथ कंपाउंड की वैसे ही ज़्यादा रहती है। अब तो बहुत भीड़ होती है, अब तो उनको रूल्स निकालने पड़ते हैं कि बहुत कम ही आर्चर्स हैं। अच्छा। अब इतनी मतलब कंपाउंड आर्चरी ग्रोथ की है। ओके, बट वो जो नेक्स्ट स्टेप वाला है सपोर्ट, वो ओलंपिक्स है। वही है। कंपाउंड आर्चरी ओलंपिक्स में नहीं है, ये हमारे लिए बहुत मतलब वही चीज़ है। ओलंपिक्स में कर रहे हैं धीरे धीरे, शायद ये लोग कर रहे हैं, ऐसी बात ऐड नहीं, कर रहे हैं हम कुछ। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया वाले लगे हुए हैं, हाँ। बाकी कंट्रीज़ के भी कंपाउंड आर्चर्स हैं, वो भी लगे हुए हैं कि उनकी अथॉरिटीज़ लगी हुई हैं कि ओलंपिक्स में आए जल्दी से। क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अभी भी घर वाले जैसे कि ओलंपिक्स चल रहे थे ना, मैं हाँ। अपने घर की बताता हूँ। हाँ। ओलंपिक्स चल रहे हैं और कह रहे यार कंपाउंड क्यों नहीं है, तो गेम कर ले, नहीं जा रहा, तो रिकवर कर ले। हाँ। रिकवर, मैंने कहा
पापा उसकी मतलब कि ऐसे पूरा जो ग्रास रूट से ही दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है। कह रहा डिफ़िकल्ट है क्या होगा, गेम चेंज कर ले, शूटिंग कर ले, निशाने तो लगा ही रहा था उसमें। वही तो मैं कहा अभी मैं पूरा कंपाउंड फोकस हूँ कि अभी मेरे एशियन चैंपियनशिप है, मैं उसके बाद फोकस कर रहा हूँ, आप अगर गेम चेंज कर दे। ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, बट आई होप हो जाएगा कंपाउंड भी, बिकॉज आर्चरी एज अ स्पोर्ट मेरे ख्याल से पिकअप हो रहा है ओवरऑल इंटरनेशनल में भी। बिल्कुल हो रहा है। अगर मतलब कि हम आर्चरी से इंडिया को हर बार मेडल की उम्मीद होती है, और हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है ओलंपिक के टाइम पे, हर बार होती है, लेकिन एक लक फैक्टर भी होता है। वो तो स्पोर्ट्स में तो देखो आपको चलता है कि हार जीत चलती है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग अभी रिसेंटली किसी से बात हुई थी, वो हम लोग ये बात कर रहे थे, मैं कहा यार 100 देश के लोग आ रहे हैं, सब खेलने आ रहे हैं, सब जीतने आ रहे हैं, कोई तो जीतेगा ही, कोई तो हारेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया किसी ने। तो वो हाँ नहीं, बट वो वाली बात नहीं आ पा रही। मैं कहा आप उस प्रेशर को थोड़ा सा हैंडल करके देखो, उस टाइम पे प्रेशर अलग लेवल होता है, बहुत अलग होता है। मतलब हमारे जैसे लोग नहीं उसको फैक्टर इन भी नहीं कर सकते हैं। जिस मतलब ऑब्वियसली जैसे जब आप पहले अपने टूर्नामेंट पे गए, जो इंटरनेशनल थी, नेशनल पे भी प्रेशर था, बट जो एक बार इंटरनेशनल पे पहुंचे तो वो तो अलग ही प्रेशर होगा मेरे ख्याल। इंटरनेशनल से ज़्यादा अब नेशनल में प्रेशर होता है। अच्छा, क्योंकि नेशनल में नहीं मारा तो लोगों के मुंह खुल जाते हैं, भाई ये तो गया, इसकी फॉर्म गई। ओके क्योंकि नेशनल में मारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लोकल टर्फ है, लोकल क्राउड है, लोकल लोग हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और इंटरनेशनल में इतना नहीं होता है। इंटरनेशनल में आप मतलब इतना रिलैक्स मैंने अपने आप को फील किया इस बार, जो मेरा लास्ट टूर्नामेंट जून में मैं पेरिस गया, वहाँ पे मैं तो कहूँगा कि मेरी परफॉर्मेंस मेरी तरफ से मेरा पर्सनल बेस्ट मैंने स्कोर किया। अच्छा, सब किया। हमारा एक मैच मतलब जो इंडिविजुअल मैचेस होते हैं उसमें 150 टोटल स्कोर होता है, 15 एरोस चलते हैं, एक एरो का हाईएस्ट पॉइंट 10 होता है। तो मैंने स्कोर किया 149। ओके, अपोनेंट ने जो था 1/8 का मैच है, अपोनेंट ने 150 मारा। 150 के आगे तो 150 ही चलेगा, वही 49 तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने ये चीज़ देखी, वो तो हमारा टारगेट है। बाकी सब लोग 146 मार के भी जीत रहे हैं, 144 मार के भी जीत रहे हैं। वो वही बात होती है ना बिल, कि उस दिन पे हाँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी है आपको मुझे पता है, मैं सेटिस्फाई था कि भाई मैंने अपनी तरफ से शूट किया, अच्छा शूट किया, लेकिन आप नहीं कह सकते ना सामने वाला कैसा मार जाए। एग्जैक्टली, तो फिर उस चीज़ को फैक्टर नहीं करते हैं हाँ। लोग। तो जब पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गए, नेशनल्स का प्रेशर लेके मेडल्स वगैरह ले, वो कैसा था एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट एवर इंडिया से बाहर? मेडल की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ओके, क्योंकि पहली बार दूसरी कंट्री, मतलब लोग ये लगते हैं, आप खुद में ही बात कर सकते हो सबसे पहली बात तो, और प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ओके, क्योंकि पहला टूर्नामेंट था, और एक फील होती है ना शूटिंग लाइन पे आप शूट कर रहे हो, तो हर एरो पे प्रेशर फील हो रहा था। मेरे को अभी तक फीलिंग याद है उसकी, क्योंकि मैं शिवर भी करा था मैंने उसमें बहुत ज़्यादा। एज क्या थी उस टाइम? उस टाइम मेरी एज मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, ये मार्च 19, हाँ 19 तो मेरे को वो टूर्नामेंट याद है। उसके बाद मेरे को याद नहीं कभी मैंने कि प्रेशर लिया हो या शिवर किया हो, क्योंकि उसी चीज़ पे वर्क किया। हाँ, वो तो चलो हमारी टीम अच्छी थी, तीनों ने मिलके अच्छा किया, तो हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था उस टूर्नामेंट में। तो जब आए लोगों से रिस्पांस मिला कि भाई हमें तो लगा नहीं था कि हम मेडल जीतेंगे भी, लेकिन इतना भी बुरा परफॉर्मेंस नहीं था हमारा। ओके, तो लोगों का रिस्पांस जो यहाँ पे आके मिला, उससे थोड़ा सा बूस्टअप और मिला। अच्छा, फिर जो गलतियाँ, वही चीज़ है कि आप टूर्नामेंट, आप ये नहीं है कि आप सेम चीज़ें करते रहो, चाहे टूर्नामेंट आ रहा है नहीं आ रहा। एक टूर्नामेंट आया है, उसमें आपने जो गलतियाँ करी हैं उस पर काम करो। हाँ, ये नहीं है कि आप जो पहले से काम कर रहे हो करते रहोगे, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा टाइम टू टाइम। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसके बाद फिर बड़ा टूर्नामेंट होता है एशियन। सिल्वर आया। सिल्वर जीतने के बाद पहला कॉल किसको था? ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन पहला कॉल मैंने मम्मी से बात की, क्योंकि जो नंबर मेरे पास था सिर्फ घर वालों के पास था। अच्छा, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि किसी और का भी कॉल आएगा। ये भी ठीक है। हाँ। तो
कंफ्यूजन है वैसे मम्मी पापा में किसी एक में, लेकिन था घर का ही। घर वालों से बात हुई? हाँ। वो वही मैटर करता है, बस तब से बात हुई होगी उसी कॉल में। मैंने सिल्वर मेडल एक्चुअली सेलिब्रेट ही 1-2 दिन बाद किया था। अच्छा, वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह हाँ, से गोल्ड से रह गए? बिल्कुल ऐसे था कि गोल उन्होंने पहनाया और वापस ले लिया। हाँ, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन, मतलब वो मैच बहुत बार याद आता है। ओके, तो उसको कैसे फिर वो डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आने के लिए, क्योंकि कहने को अच्छा लगता है बट सेम चीज़ कि आप वहाँ पे आप जो फील कर रहे हो ना वो आपको पता है, लेकिन उस मेडल जीतने के बाद जो आपके पीछे सपोर्टर्स हैं, हाँ, वो आपको कैसे बूस्ट अप करते हैं या वो ज़्यादा ही बूस्ट कर देते हैं कि आप बिल्कुल ही हवा में हो, हाँ, ये चीज़ भी उन पे डिपेंड करती है। हाँ, तो जो रिस्पांस इंडिया से मिला उस टाइम, क्राउड से मिला, जो आसपास मेरा जो मतलब नांगली विलेज से मतलब इतना सपोर्ट मैंने तो कभी नहीं देखा था, उन्होंने भी नहीं देखा था कि हाँ। कोई ऐसा मतलब हमारे यहाँ से कोई आएगा प्लेयर और ऐसे मेडल जीतेगा, और इतने लोग, मैंने इतनी जनता कभी नहीं देखी। ओके, मैं मतलब कि घर वाले भी चाहते हैं कि दोबारा एक ऐसे अच्छा सा मेडल आए, वो भी मतलब वो चाहते हैं कि मतलब कि जैसे कि अब वो जाते हैं ना तो कि पहले बोलते थे कि मेरे को बोलते थे कि भाई ये उनका लड़का है, ये उनका लड़का, अब सब मेरे पूरे परिवार को ही इंट्रोड्यूस मेरे नाम से किया जाता है। दैट्स अ गुड थिंग, काफ़ी एक प्राउड फीलिंग होती है घर वालों के लिए। यही चीज़ वो दोबारा फील करना चाहते हैं, इसीलिए वो अब ये चीज़ वो मतलब एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है कि पहले जैसे कि उस मेडल से पहले मैं बहुत ज़्यादा ओपनली था कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन है। अब वो ये कहते हैं भाई तू ये कर, तू वो कर। अब उन्हें ये तक पता है कि मैं इक्विपमेंट कौन सा चलाता हूँ, अच्छा, कि भाई ये चला, इससे अच्छा होगा, ये क्यों नहीं चला रहा, ये क्यों नहीं चला रहा, ये चीज़ थोड़ा सा ठीक है। अब वो इंटरेस्ट, मतलब मैं बताता हूँ ना, जो इंटरेस्ट बना है स्पोर्ट्स में वो इसीलिए बनता है कि मेरे आसपास के लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्चरी भी स्टार्ट करी है, हाँ, उनमें कुछ कंटिन्यू कर भी रहे हैं अभी। अच्छा, बेशक यहाँ नहीं कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि अब लोगों को पता है कि आर्चरी एक गेम है। अब मैं मतलब कि एक मेडल से, मेरे यहाँ के एक मेडल से इतने लोगों को पता चला है जी, अब बाकी मेरे टीममेट्स के उनके उससे भी पता चला होगा बहुत, मतलब ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हुई है, मैंने आपको बताया। हाँ। 2018 के बाद ये ग्रोथ किस तरफ जा रही है, मतलब इस ग्रोथ को सपोर्ट मिल रहा है या अभी ग्रोथ एक हाफ असर्ड सी है कि कोविड के बाद से रुकी हुई? ओके, ऑन सीरियस नोट ये बिल्कुल रुकी हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्कीम्स दिल्ली गवर्नमेंट की हैं, अच्छी अच्छी मतलब एक्सीलेंसी की बहुत सारी स्कीम्स हैं ग्रास रूट लेवल्स के लिए, वो रुकी हुई हैं। ठीक है, कि मतलब उनका रिस्पांस है लेकिन बहुत स्लो है, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है स्टाफ कभी हाँ। आता है, नहीं आता है, हाफ है, और कभी भी लॉकडाउन लग रहा है। जब मतलब कि मार्च टाइम का जो लॉकडाउन होता है ना, अप्रैल मार्च का, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि मार्च ईयर एंडिंग होता है, सारी स्कीम्स एंड हो रही होती हैं, हाँ, और उन्हें उसी क्लियर टाइम पे करना होता है, अप्रूव होनी होती है, अप्रूव होनी होती है, सब कुछ होना होता है। अब उसी टाइम लॉकडाउन हो रहा है, ऑफिस बंद है, तो वो फिर पूरा साल खाली जाता है। तो 2 साल तो ऐसे हो गए हमें खाली देखते हुए। हाँ, तो अभी अगले साल एशियन भी होगा, एशियन गेम्स है अगले साल, तो उसके तैयारी में इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ। हाँ, तो मैं तो टोटली ही डिपेंड स्कॉलरशिप से हूँ, तो जो मेडल की स्कॉलरशिप्स आती हैं बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ में। तो लेकिन अब दिक्कत नहीं आएगी तो फिर आगे से आई होप अगला वो ना आए फिर से कि एक सब कुछ बंद हो गया, अगली बार ट्रेनिंग में बिल्कुल ना आए। पिछला साल कैसा रहा लॉकडाउन्स में? आई नो जून में टूर्नामेंट था, बट हाँ, पिछले साल मैं कोई भी प्रिपेयर नहीं था एग्जैक्टली, तो 2-3 महीने तो बिल्कुल खाली था। मेरा वेट 92 पहुंच गया था। अच्छा, तो मतलब जुलाई के आसपास 92 मैंने काउंट किया था, 27 जुलाई को। बहुत दिक्कतें थी, प्रैक्टिस हो नहीं रही है और बॉडी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो चुका है। हाँ। मतलब वो स्टेबल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो फिर सर के पास आया था मैनेजर, तो उन्होंने बोला भाई ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। वहाँ से फिर एक शेड्यूल बनाया, मैंने एक एम लिया कि मुझे 27 अक्टूबर 3 मंथ तक, ठीक है, मुझे 75 पे आना है वेट। अच्छा, 17 kg का मैंने एम किया। अच्छा, और स्ट्रेंथिंग का और एक स्कोर का कि मैं डेली 300 to 400 एरोस चलाऊँगा। अच्छा, देखो 300 to 400 एरोस चले नहीं स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल एक मंथ तो मतलब 150-200 पे आके, क्योंकि 3 महीने बिल्कुल खाली बैठने के बाद बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती, क्योंकि आर्चरी एक रिदम का गेम है। एग्जैक्टली।
आप एक आज चला रहे हो, आप अगर आपने 100 तीर चलाएं तो कल 110 चला सको। ये नहीं आज 100 तो कल 200, हाँ। ये नहीं 200 चलाओगे आप कंधा लगे बैठ जाओगे, आप कभी आर्चरी नहीं कर पाओगे। तो एम बनाया मैं 27 अक्टूबर को 77 पे आ गया। अच्छा 75 तो मैं पहुंचा ही नहीं एक बार भी, अभी भी मैं 77 हूँ। तब से लेकर मैं अभी तक 77 पे हूँ, मैंने मेंटेन वो किया। भी मुझे लगा था ये सफिशिएंट है, 75 ज़्यादा था। ठीक है, 1-2 ठीक किलो से है, तो लेकिन जो एरोज का था कि मेरे को 300 to 400 एरोज चलाने हैं एम की, वो पूरा नहीं हो पा रहा। अच्छा फिर मैंने वर्कआउट इसीलिए बंद किया अच्छा क्योंकि मेरे को 3 से 4 घंटे तो वर्कआउट में लग रहे थे। अच्छा 2 घंटे जिमिंग हाँ और 1 से 1.5 घंटा मेरे को कोर। ओके मैं यहाँ आता था, जैसे बताया मैंने, अकेले प्रैक्टिस करना कि 6 से 7 घंटे। सर्दियों का टाइम है तो आप आराम से आ सकते हो, 11 बजे और शाम को जा सकते हो। तो 6 से 7 घंटे लगते थे पूरे एरो चलाने में, क्योंकि आप एक साथ नहीं चला सकते हो। आर्चर्स क्या करते हैं, जोश जोश में, ये हर एक स्पोर्ट्स में है कि जिस दिन अच्छा लग रहा होता है उस दिन ज़्यादा भाग लिए, हाँ ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, वो एक आपको इंजरी की तरफ लेके जा रहा है। सही बात है। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, प्लेयर्स इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। आर्चरी में बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे जो कि जॉब में इसीलिए गए हैं, कोचिंग में इसलिए गए हैं। आधे कोच इसलिए, इंडिया में तो कोच ही आधे ऐसे हैं जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं, हाँ जो अपनी प्लेयर लाइफ खो चुके हैं इंजरी के। तो धीरे 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 चलाया मैंने, एम हो गया था पूरा दिसंबर तक ठीक कि है। मैं डेली के 400 मोर देन 400 एरोज शूट कर रहा था, That's good. जो कि उस टाइम के लिए मेरे को सही लगा। ठीक है। लेकिन जब वर्ल्ड कप ट्रायल्स आए जनवरी अच्छा में, उसके बाद मेरे को लगा कि भाई ये भी कम है, अच्छा 400 भी 400 एरोज भी कम है। ओके तो लेकिन उससे आगे एरोज चलाने के लिए आपको टाइम भी चाहिए, आपको पोर्शन सेशन भी, मतलब एक सेशन चाहिए कि इतना इतना आपको शूट करना है, रेस्ट भी चाहिए बीच में। तो वो नहीं मिल पा रहा था। प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी चाहिए इसमें, बहुत कोई एक बंदा साथ रहे, हाँ। इस चीज को पूरा एक शेड्यूलिंग करता रहे। नहीं मेरे कोच सुरेंद्र सिंह पूरा time एकदम- पूरा टाइम यहाँ पे, मतलब जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो पूरा टाइम यहाँ थे। थोड़ा सा अगर मैं मतलब कि बैठ भी रहा हूँ कि भाई अभी नहीं चल रहे हैं, तो बूस्टअप करते हैं। उनका मतलब उनका मोटिवेशन करने का तरीका अलग है। ओके मैं समझ सकता हूँ कैसा है, लेकिन वो मेरे को ही बूस्टअप कर सकते हैं औरों को भी करते हैं, लेकिन मैं अच्छी है। इकलौते वही हैं जो मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा ये भी ठीक है। या तो वो हैं या तो मैं खुद हूँ। जी तो आप किस तरह की मोटिवेशन को रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हो, थोड़ा हार्ड वाला या कोक्सिंग वाला? हार्ड वाला तो नहीं कहूँगा कि मैं वो चीज़ें याद करता हूँ, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेडल लाने के बाद का जो फेज़ होता है अच्छे वाला, मैं वो सोचता रहता हूँ जब भी मैं अच्छा। शूटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। वो मैं फिर ये नहीं सही है। सोचता हूँ कि मेरे को अभी प्रैक्टिस करनी है, ये करना है। तो जब आप ओवर फोकस हो जाते हो ना, तो फोकस हट जाता है। ओके तो या तो आप अपना माइंड डाइवर्ट करो, ओके आप शूटिंग कर रहे हो, बॉडी को पता है आप शूट कर रहे हो, बॉडी रिदम में है तो उसे चलने दो रिदम में। आप अपने दिमाग को वहाँ मत लगाओ, ठीक है। दिमाग को अच्छी जगह चलने दो। ओके बुरे थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। बुरे थॉट्स आएंगे आपका भाग जाएगा। ये भी पॉइंट है। आर्चरी के लिए ये मतलब एक कीवर्ड है जो मैं मेरे ख्याल से बताया नहीं कभी किसी को, कि आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। और माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं हज़ारों चीज़ें करता हूँ। आपको मतलब आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ। बताओ थोड़ा सा। मैं लॉकडाउन से पहले मेरे पास 50 एक्वेरियम्स थे घर पे। 50 ओके एक ब्रीड है फ्लावरॉन, ओके मैन मेड फिश है वो। अच्छा वो मैन मेड फिश है, ताइवान में उसका मतलब वो रेड डेविल और टेक्सास, बहुत सारी 3-4 ब्रीड्स हैं, उनको मिक्स करके उसे बनाया गया है मैन मेड। वो सिर्फ एक्वेरियम्स के लिए बनाई गई है। क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनता था कि क्यों कैद कर रखा है, इनको तालाब में छोड़ो, ये करो। मैंने फिर ब्रीड ही वो रखनी है जो बनाई इंसानों ने, नेचुरल है ही नहीं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। समझ गया। फ्लावरॉन ब्रीड का नाम है और उसके अंदर बहुत सारी ब्रीड, मतलब सेमी ब्रीड में, और एक एक्वेरियम में एक ही रह सकती है। ठीक है। और वो इतनी मैनली है, वो जंप कर सकती है पानी से बाहर से, वो पूरा आपको फॉलो करेगी। अच्छा और उसके इतने मतलब एक मोर देन लैक्स पैटर्न्स हैं उस फिश के ऊपर। आप अगर एक फिश को अगर महीना भी दे रहे हो ना, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अच्छा मैं 1 से 2 दिन में कर लेता हूँ।
क्या मेरे को ये पता चल जाता है कि वो फिश कहाँ से बीमार है। अगर मैं ये बोल दूँ ये फिश मरने वाली है, उसको मर जाएगी। बाप रे। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मतलब एक तरीके से ये एक वन ऑफ द चीज़ है जो मैं अदर देन प्रैक्टिस ग्राउंड से बाहर करता हूँ, समझ गया। फ़ोन से दूर रहने के लिए। अच्छा, मेरे पास 2 फ़ोन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों फ़ोन की अगर मैं कॉलिंग मिला भी दूँ तो आधा घंटा भी नहीं होती है। अच्छा, बातचीत करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। नहीं आता। ठीक है। एक ये चीज़ है, दूसरी मेरे पास गिटार है, ओके हारमोनियम है, ओके। तबला भी था, बजाना नहीं आता है लेकिन मैं ट्राई करता रहता हूँ। अच्छा, कैसियो है, और इंस्ट्रूमेंट में ये चीज़ें। बाकी गाते भी हो? नहीं। बहुत गाता हूँ। क्या बात। नहीं मैं 1 महीने से बेड पे हूँ गले की वजह से ही। पंगा नहीं लूँगा। हाँ, तो रिक्रिएशन के लिए जितनी भी चीज़ हो सकती हैं वो मैं करता हूँ। बेसिकली एक तरफ ज़्यादा ध्यान ना हो जाए ताकि। हाँ, मैं बताया, ओवर फोकस होने के बाद ना, आप अगर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आपको कि येलो में शूट करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, वो होता ही नहीं है, वहाँ से फोकस हट जाता है। ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए कुछ। बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हम लोग जब खेल रहे थे आज से 10-15 साल पहले, हमारे कोचेस तो ही बोलते थे इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है तुमने। एंड वो ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट बहुत दिनों बाद समझ आया, बहुत सालों बाद, कि वो भी शायद गलत था। अगेन उनको वही सिखाया गया था, वो आगे वही सिखा रहे थे, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ भी अच्छी है, वो भी एक पार्ट अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। आप ग्राउंड में आने के बाद ये नहीं कि आप ग्राउंड नहीं। हाँ, मैं अगर आर्चरी के लिए ग्राउंड में घुसा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं पूरा फोकस्ड हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा होगा, मेरी बॉडी रिदम में चल रही होगी। वो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। आप आर्चरी ग्राउंड से बाहर भी आपकी लाइफ है। हाँ। अगर आप उसको नहीं जी रहे हो ना, तो आप यहाँ पे अपना मतलब एक पॉजिटिव माइंड नहीं लगा सकते हो ग्राउंड पे। समझ गया। आपको अगर पॉजिटिव माइंड लगाना है ग्राउंड पे, तो आपको बाहर भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बाहर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ग्राउंड से निकलने के बाद भी आप ये सोच रहे हो कि यार अभी तो स्कोर ही नहीं लग रहा है, हाँ कल और अच्छे से करूँगा। ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक उसका लेवल होता है हाँ। जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन भूल जाते हैं कि उनको एक अपनी पर्सनल लाइफ भी जीनी है। अच्छा, हाँ मेरे ख्याल से वो हर प्रोफेशन में है ये। कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ मतलब कोई उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है या उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट दिखा सकता है, अगर उसे सपोर्ट मिल रहा है तो वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ होते हैं जिसको मतलब कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए स्पोर्ट्स ही सब कुछ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ग्राउंड से बाहर कर सकते हो अदर देन स्पोर्ट्स। जो जिसके लिए आपको कोई चीज़ें खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप मतलब सिंगिंग कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, अच्छा माइंड रिफ्रेश कर सकते हो, कहीं बैठ सकते हो। लोगों को ये नहीं है कि आपको मेडिटेशन अगर करनी है, अगर ग्राउंड से बाहर मेडिटेशन करनी है तो आपको आंख बंद करके ही बैठना है। हाँ। आपको जिस चीज़ से अच्छा आपको जो लगता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, तो वो मेडिटेशन है आपके लिए। यारी दोस्ती में बैठे हो, आपको बात करना अच्छा लग रहा है, वो आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, आपके लिए वो मेडिटेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद करो, बंद कमरे में शांति होनी चाहिए और आपको उससे वो मेडिटेशन है। वो भी मेडिटेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी से फ़ायदा मिलेगा आपको। समझ गए। तो अभी दिसंबर के बाद से दिसंबर तक आप आ गए 400 अपने टारगेट पे, उसके बाद से अभी तक कैसी चल रही है प्रिपरेशन और अगले साल की किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको क्या लग रहा है? देखो, दिसंबर के बाद से अब अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं। अभी भी फिर बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था पूरा 1 महीना। और क्या हुआ था, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो हमारी टीम के साथ बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई। हमें ग्वाटेमाला जाना था, ग्वाटेमाला कंट्री नॉर्थ अमेरिका में। हमारा वर्ल्ड कप था स्टेज में वहाँ पे। हमारा सब कुछ रेडी है, हमारी बस चल चुकी है सोनीपत से एयरपोर्ट जाने के लिए, और हमारी बस रास्ते में रुकती है। ओके। कि हमारा एक कोच है वो पॉजिटिव आ गया। आप लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ ही जाने वाला अच्छा कोच पॉजिटिव आ गया, जो कि मतलब उन्होंने और भी टेस्ट कराए, अगले दिन सिविल हॉस्पिटल से भी कराया था, वो नेगेटिव आए हैं। वो मतलब मेरे को तो लगता है कि वो सिविल हॉस्पिटल की ही गलती थी, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब कोई सिम्टम नहीं थे उनको। हम बाईपास पे हमारी टीम खड़ी है पूरी, बस जो हमारी हाफ टीम है रिकव की पुणे से आ चुकी है, वो एयरपोर्ट पे हमारे वेट कर रही है। अच्छा। हमें वहाँ पे मिलना है और हमारी वहाँ से फ़्लाइट है। हाँ। हमें कॉल आता है कि हमारी टीम नहीं जा रही है।
हम बिल्कुल बैक पैक मतलब निकल चुके हैं एक बाईपास पे तरीके खड़े से, हो। बाईपास पे खड़ी हमारी टीम, और हमारे पास एसोसिएशन से फ़ोन आता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं और रिकव प्लेयर्स भी हैं और आपकी मतलब टूर कैंसिल है, क्या करें। ऐसे में तो आई डोंट थिंक आपको ये भी नहीं पता है कि रिएक्ट क्या करें इस पे। बिल्कुल हमें ये नहीं समझ आ रहा हुआ क्या है। घर पे आए मतलब क्या हुआ है, ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मैं अभी कुछ नहीं समझा रहा हूँ, बाद में बात की, गया सो के। ये तो वहाँ से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ क्योंकि हमें 17 को जाना था और मेरे ख्याल से 18 से ही लॉकडाउन लगा है। हाँ आई थिंक 18-19 के आसपास। हाँ वहीं से लॉकडाउन, 17 की नाइट, रात की हमारी फ्लाइट थी। तो और बुरी चीज़ ये है कि आधे लोग नहीं जा पाए हम, वो गए हैं, उनकी मेडल आए, अच्छी बात है, आर्चरी का मतलब। और हाँ हाँ ग्वाटेमाला में अच्छे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। पेरिस जा रहे हैं। हाँ कब? जो वर्ल्ड कप हुआ था। कब? 8 तारीख को। कब? जून। 20 दिन पहले। तो उन्होंने बोला कि आप वैक्सीन फर्स्ट डोज लगा लो, उसके बिना नहीं जाने देंगे। अगले दिन वैक्सीन लगवाई, सब कुछ किया है। हमें फिर भी ऐसा कि हम सोच के बैठे कि हमें नहीं जाना है क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हमारा अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी। उन्होंने सबसे पहले टिकट्स भेजी हमें। अच्छा। हम फिर भी सोच रहे हैं कि हमें नहीं, हमारा कुछ भी कंफर्म नहीं है। जब बाईपास से कैंसिल हो सकता है तो जब तक हम फ्लाइट में बैठ के वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं हाँ। और तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब कुछ हो गया, वीज़ा सब हो गया। जब एयरपोर्ट चले गए, वहाँ पहुँच गए हैं। हमारा क्वारंटीन था 10 दिन का। अच्छा। हमारा टूर्नामेंट जो था वो 20 जून से था। हमारा 9 to 19 जून क्वारंटीन था विची सिटी में। ओके। पेरिस से 300 किलोमीटर्स दूर है। तो वहीं हमें जो प्रैक्टिस मिली। यहाँ तो लॉकडाउन था। हाँ। बिल्कुल लॉकडाउन था। वो ना मिलता तो मुझे नहीं लगता कि वो तो फिर राम भरोसे टूर्नामेंट होता। 10 दिन की प्रैक्टिस मैं नहीं कहूँगा कि 10 दिन की प्रैक्टिस आप वर्ल्ड कप में मेडल ले लोगे, लेकिन इतना इज्जत रख लोगे। इज्जत रख लेंगे हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही आप बंद कर दो हमारी प्रैक्टिस और हम कुछ ना मार पाए। वहाँ पे एक्सपीरियंस काम आया था, मैं तो कहूँगा। ठीक है। आई होप इतना वाला, स्पेशली बिकॉज अभी ये इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट का लीड अप है एंड ओलंपिक्स में है भी नहीं, तो एशियन और बाकी सब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आई होप ये वाला साल थोड़ा सा और स्मूथ जाए। अभी कह रहे हैं बट अब 2 साल बाद टूर्नामेंट अब मिला है। हाँ। इंटरनेशनल लास्ट भी वर्ल्ड कप भी मिला था बर्लिन में 19 में, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वो अप्रैल टू जुलाई के बीच में ही होते हैं। क्योंकि बाकी टाइम तो आउटडोर हो नहीं सकता है कंट्रीज़ में, क्योंकि बर्फ़ ही होती है हर जगह। और इंडोर सीजन में अभी खेलता नहीं हूँ। अच्छा। इंडोर शूटिंग होती है। इंडोर का डिस्टेंस अलग होता है। अच्छा। वो क्लोज होता है 18 मीटर। उसका जो 10 होता है सेंटर, वो 5 के सिक्के जितना होता है। अच्छा। तो इसीलिए वो 18 मीटर पे होता है। हाँ। तो वो भी मैं वो वाली शूटिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी है। प्लान इस बार प्लान है, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो ऑनलाइन था। अच्छा। अगर वो ऑनलाइन इस बार भी होता तो नहीं करूँगा। ऑनलाइन ऑनलाइन क्या होता है कि आपको एक टारगेट कैमरा चाहिए होता है लाइव, और एक टारगेट कैमरा चाहिए होता है अपने ऊपर। अच्छा। 2 कैमरे चाहिए होते हैं उसके लिए आपको, और वो आप लाइव आपको वर्ल्ड आर्चरी देख रहा है। और स्पेस चाहिए प्रॉपर 18 मीटर स्पेस चाहिए वो। खेलेंगे सभी ने कोशिश करी अडैप्ट करने की। वर्ल्ड आर्चरी का अच्छा इनिशिएटिव था कि घर बैठे बैठे भी आर्चर्स को आप टूर्नामेंट खिला रहे हो, बट मजा नहीं आता। ऐसा तो मजा नहीं, मजा तो जब ही है ना जब आपको लोग दिखें। वही ना। आप देखो इंडोर में सबसे बड़ा आर्चरी का टूर्नामेंट, आर्चरी का टोटली एक टूर्नामेंट वेगा शूट, हज़ारों आर्चर आते हैं। हाँ जी। मतलब एक तरीके से एक आर्चर का सपना होता है वेगा शूट में जाना। ओके। तो मैं नहीं गया हूँ। बहुत बार होता है कि मेरे को जाना है, कंफर्म हो चुका है, टिकट्स बुक करने वाला होता हूँ, लेकिन मेरी जो जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ टारगेट आर्चरी, इस शूटिंग में फ़र्क आ जाता है कि अच्छा। मैं अभी यही अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं दूसरे में जाता हूँ तो फिर मेरा अगर 1 महीने बाद जो टूर्नामेंट है जिसमें मैं खेल रहा हूँ, मैं वो नहीं खेल पाऊँगा। हाँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बिल्कुल अलग हो जाती है, शूटिंग अलग हो जाती है। उसमें चाहिए आपको कि वैसे हर एक आर्चर कर सकता है, ऐसे दोनों की शूटिंग सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे लिए मैं वैसे फास्ट शूट करता हूँ। हाँ। लोग क्या करते हैं कि खींचते हैं, स्टेबल रखते हैं, निकालते हैं। अच्छा। इंडोर में यही चाहिए कि स्टेबिलिटी चाहिए। हाँ। आप फास्ट शूट बिल्कुल, क्योंकि जैसे कहूँगा ना मैं, सटा के देते हैं बिल्कुल। हाँ। कि बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल चिपका के देना है। विंड बिल्कुल नहीं है, इंडोर है। और यहाँ आउटडोर में क्या है कि विंड है, सब कुछ देखना होता है और फास्ट शूटिंग चाहिए। हाँ।
ये नहीं कहूँगा सबको चाहिए, मुझे चाहिए। नहीं, वो प्रैक्टिस का भी फर्क आ Practice का जाता है, फर्क बिकॉज अगर आपको विंड को फैक्टर इन करना है और वहाँ पे बिल्कुल। विंड है नहीं, हम्म। आउटडोर में तो 90% टाइम विंड Wind होगा, होती कुछ है। ना कुछ तो Wind, होगा ही। बारिश तो हर बार होती है, पता Okay. नहीं कैसे पता चलता है हमारे ट्रायल्स में बारिश को हर बार भीगते हैं हम। होगा कुछ। और अलग- मैं तो पता नहीं कैसे नाजुक सा हो गया हूँ, जैसे कि बारिश होती है भीगता हूँ और बुखार, अगले दिन एडमिट। एडमिट, बिल्कुल। बाप रे। मैं भी एक मतलब ट्रायल्स के बाद से 10 दिन हो गए मेरे को, ट्रायल्स में भीगा था अभी, और 10 दिन से बेड पे पड़ा हूँ। 3 दिन हुआ मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए भी, गले की वजह गले की वजह से। गले में टॉन्सिल्स हुए, बुखार डेली, बिल्कुल वायरल तो बहुत बुरी तरह। से। आई होप कहीं से कुछ रुक जाए बारिश का, उसका कोई भरोसा है नहीं वैसे। आज भी थी, आज नोएडा बारिश हो रही थी बहुत तेज। हाँ, ये लोग आए, टीम आ गई पूरी आई है, ये लोग कह रहे रास्ते में तो सब अरे वहाँ पे ना हो यार, बस दिक्कत हो जाएगी। तो जब ऐसे में जब लॉकडाउन वगैरह हुए, महीना 2 महीना खाली बैठे, तो उस टाइम पे खुद को ऑक्यूपाई क्या, मतलब आई नो म्यूजिक फर्स्ट देखो, फर्स्ट लॉकडाउन में तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। सेकंड लॉकडाउन में से पहले ही मैंने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टारगेट छत पे, अच्छा जिम इक्विपमेंट घर पे, अच्छा। चाहे उसका यूज़ नहीं हो रहा था, मैंने रख लिया था पहले ही कि अभी या फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है या कभी भी घर में जोश चढ़ता है तो मैं कर सकता हूँ। और लॉकडाउन हो ही गया। ये काम ही आ गया, और हाँ। कुछ नहीं तो। मेरा मतलब इंस्टाग्राम पेज भी देखोगे तो मैं लॉकडाउन में बहुत एक्टिव था कि मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। हाँ, तो मैंने इतनी फिटनेस कभी नहीं करी। सोशल मीडिया से सबका सब कुछ मतलब कि सारा सपोर्ट जाता है मेरी बड़ी सिस्टर को, साथ में हम दोनों, मेरे साथ वेट उठाती है तो हम दोनों ने मिलके बहुत वर्कआउट किया। ओके। मैं कहूँगा लाइफ का मेरा बेस्ट वर्कआउट सेशन जो था 1.5 से 2 महीने का, पूरा मतलब हाफ ऑफ अप्रैल और पूरा मई, वो ये वाला था सेकंड लॉकडाउन। नाइस। तो लॉकडाउन मेरा ये वाला पूरा फिटनेस में निकला, डाइट और फिटनेस में प्रोडक्टिव निकला है बहुत अच्छे से। ज़्यादा। पिछले वाले में तो मोस्टली पिक्चरें देखते रह गए थे लोग। पता है आपको 92 वेट ऐसे थोड़ी होता है। वही ना, हम लोग भी मोस्टली, क्योंकि किसी को आदत नहीं थी उस टाइम। इस बार तो सब प्रिपेयर्ड थे कि हाँ कुछ बंद हो गया तो ऑनलाइन जाना है, बिल्कुल। बाकी सारे गए ही नहीं थे ऑनलाइन, तो सब पिक्चरें देखते रह गए थे, ये भी देख मारा वो भी देख मारा। उसके बाद ऐसा लग रहा था यार नेटफ्लिक्स खत्म नेटफ्लिक्स खत्म। ठीक है, जैसा जिसको अच्छा लगे। सोशल मीडिया से किस टाइप का रिलेशनशिप है आपका, गुड बैड? सोशल मीडिया से दूर से अच्छा है? दूर से तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं बहुत कम ही हैंडल करता हूँ, ओके। तो वो तो आपको पता ही होगा मैं बहुत कम हैंडल करता हूँ। सोशल मीडिया तो मेरी सिस्टर देखती है, या मेरी टीम, जो मेरी टीम है एथलेटी जो मैनेज कर रही है सब कुछ, वो देखती है। ओके। तो उनके आने के बाद मेरा सोशल मीडिया हैंडल बहुत ग्रोथ किया, बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि उनको एक उनका प्लान है, सब कुछ है, प्रोफेशनल हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनसे तो मेरा। तो अभी आगे का क्या प्लान है? अभी से मतलब ईयर एंड में एशियन चैम्पियनशिप है, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दी है, तो उसी के लिए लगे हुए हैं बस। अच्छा। मेन अब उसका शेड्यूल है, उस मतलब कि एक बना लिया शेड्यूल जिस पे मैं स्टार्ट हो चुका हूँ। मतलब तीसरा दिन ही आज प्रैक्टिस में, ओके। क्योंकि बीमारी बिल्कुल तोड़ देती है, खा जाती है शरीर बहुत ज़्यादा। और मैं तो बीमारी में भी शूट किया घर पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा शूट करता हूँ फिर बुखार हो जाता है तो फिर है। मैंने सोचा एक ब्रेक लेते हैं। समझ गया। मेन टूर्नामेंट तो वो एशियन गेम्स है लास्ट, मतलब जो सितंबर में है चाइना में। ठीक है। आई होप ऑल गोज वेल। जो भी छोटे बच्चे जो हैं, जो अप एंड कमिंग आर्चर्स हैं, जो आपको और बाकी सक्सेसफुल आर्चर्स को पिछले 7-8 साल में देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज है? एक तो आपने दे ही दिया कि खुद दिमाग को थोड़ा सा आर्चरी से सेपरेट करना ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ तो मैं अपने, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपने एक चीज़ में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आप उसको टाइम दो। किसी को जल्दी रिजल्ट मिलता है, किसी को लेट मिलता है। मेरे को तो 6 साल लगे थे, 6 साल में मिला। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है। कुछ भी स्टार्ट करो उसको टाइम दो थोड़ा सा। ठीक है। सेकंड चीज़, आप अगर जो थॉट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ आप ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप शूटिंग कर रहे हो, मतलब आर्चरी कर रहे हो, और आप पे सोच रहे हो अरे यार वो भाग जाएगा, सोचो ही मत। अगर नेगेटिव थॉट है तो मतलब वो आएगा,
हाँ वो दिमाग में अगर आप मतलब आप यहाँ से शांत नहीं हो दिमाग से, तो आपका बो भी शांत नहीं रहेगा, समझ गया। एरोज भी इधर उधर जाएंगे। सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड चीज़ ये बोलूँगा कि जो आर्चरी के लिए ही स्पेसिफिक है कि आप पूरा साल प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस सब करते हैं, सब स्कोर मार रहे होते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले दिन वही मारता है जिसे पता है कि उस सिचुएशन में कैसे मारना है। हर सिचुएशन, हर एक ग्राउंड की सिचुएशन अलग होती है। ठीक है। यहाँ अलग होगी पटियाला, मतलब यहाँ अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, सोनीपत अलग होगी, पटियाला अलग होगी, भुवनेश्वर अलग होगी। हाँ तो वेदर को, ग्राउंड को, विंड को, इनको रीड करना सीखो ठीक है। कि आपको ये इंस्टेंटली होता है। उस दिन आप ये सोचो, आपको मतलब आर्चरी, मतलब पर्टिकुलर आर्चरी के लिए जो बता रहा हूँ कि आप मतलब उसमें साइटर राउंड्स मिलते हैं हमें स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए। तो आप उसमें देखो कि आज एरो कैसे लग रहे हैं, कैसे टेन लग रहे हैं, समझ गया। तो आपको वही चीज़ रिपीट करनी है, आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, एक वो माइंडफुलनेस चाहिए। हाँ, क्या हो रहा है आसपास। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ़्लो में आप हो और आप वही फ़्लो आपको हर जगह की सिचुएशन अलग होती है, उस फ्लो से कभी कभी नहीं लगता। ठीक है। तो आपको ये पता मतलब करना होगा कि उस दिन सुबह कैसे लग रहे हैं, तो लगेंगे। मैं करता हूँ ये, अगर सुबह अगर एरो लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, चाहे हाथ पे लग रही है। एक इंसिडेंट था छोटा सा, ये मार्क है मेरे हाथ पे। अच्छा, चेला था। एशियन गेम्स का फर्स्ट ट्रायल था, मार्च 2018। तो फर्स्ट स्कोरिंग थी 360 में से होती है रैंकिंग जो होती है, एक डिस्टेंस जो होता है। मैंने 146 मारा था, 146 मार के मैं 33 रैंक पे था। ओके। मतलब मैंने बहुत लोगों से सुन लिया कि अमन ख़त्म हो गया, ये तो नहीं, ये तो बाहर हो गया, और मेरे ना हाथ पे लग रही थी। अच्छा। मैं उस हाथ को बचा बचा के मार रहा हूँ कि ना लगे। अच्छा। बच रहा है तो भाग रहा है, हाँ। लग रहा है तो टेन जा रहा है। कि मतलब वो ग्रिप का खेल था, मेरी गलती थी, ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। लेकिन अब उस दिन क्या करूँ मैं, हाँ। मुझे तो अंदर आना है, तो मैं लगने दो, लगता रहा। मेरा वाइट कलर का बो था, वो रेड हो गया था, मतलब रेड से मैरून हो गया था, फिर काला हो गया था, छींटे बढ़ के। टी शर्ट थी वो रेड हो गई थी, वो मैरून हो गई थी धीरे धीरे। तो मैंने अगली स्कोरिंग जो थी 360 में से 46 मारने के बाद 356 मारी। अच्छा। सीधा सेकंड रैंक पे। 702 लगा, मतलब 702 के बाद मैं सीधा फर्स्ट रैंक पे, बस सेकंड रैंक पे। कोई नहीं बोलने आया पीछे की जितने भी बोलने वाले थे ना कि ये कोई पूछने भी नहीं आया कितना मारा। अब जब परफॉर्म करते हो तो सबको पता चल जाता है, नहीं कर रहे हो तो बोलने वाले आते हैं। और वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल रखो कि भाई बोलना नहीं है, शांति रखो। मेरे को गुस्सा नहीं आता है। अच्छा। मेरे को सामने से मार दे, मेरे को गुस्सा नहीं आता है। पता नहीं, ये तो मतलब घर वाले भी सोचते हैं मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आता। अच्छा। तो घर में चिल्लम चिल्ली चलती थोड़ी बहुत, तो वो वैसा गुस्सा नहीं, मतलब अगर कोई मेरी गाड़ी में अगर कोई मार गया, ठीक है, लग जाएगी, हो जाएगा ठीक। ये चीज़ मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है। नेचुरली है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी बहुत कराती है। बट आई पर्सनली बिलीव इसके शायद फ़ायदे ज़्यादा हों फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान से। मेरे साथ एक चीज़ और है, अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है, मेरे को वो सुनाई नहीं देती। अगर मैं इधर फोकस हूँ, ओके, तो मेरे को तो कई बार लोग बहरे भी बोल जाते हैं। बुरा तो लगता है, लेकिन ऐसी चीज़ है नहीं। अगर मतलब ये चीज़ मैंने मतलब कि साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाई जो हमारे सेंटर में थे, कि ये चीज़ एक एडवांटेज है आर्चरी के लिए। अगर आप एक जगह फोकस हो, आप शूट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, आपको पीछे से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो इसको एडवांटेज अच्छी चीज़ में लेता हूँ। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है। मेरे सारे दोस्त परेशान हैं, अगर मैं फ़ोन चला रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, बोलते रह जाएंगे, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा। बट अगेन एज लॉन्ग एज आपके लिए हेल्पफुल है वो, आपके करियर के लिए, आपके स्पोर्ट के लिए, बाकी सब कुछ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। दूसरी बार बोल देगा बंदा, यार पहली बार में नहीं सुना तो क्या हो गया, इतना तो बनता है। बिल्कुल। बट दैट इज़ कमेंडेबल एंड आई थिंक बहुत कम लोग कर पाते हैं। एंड स्पोर्ट, स्पेशली इंडियन स्पोर्ट, इन इंस्टेंसेस से भरा पड़ा है। यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से जैसे आपने बोला अभी छिल रहा है, और इतने सारे शॉट, हर शॉट पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग भारी होती है, स्ट्रिंग शार्प होती है, सब कुछ ले जाती है वो।
बट उसको ना छोड़ना और इतना लंबा स्कोर मारना, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कमेंडेबल एंड आई सल्यूट दैट। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसे ही चले। आई थिंक इससे अच्छा नोट मेरे ख्याल से तो नहीं है एंड करने के लिए, कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है बच्चों के लिए आजकल के जो हैं, जो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये अगेन हैट्स ऑफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। आगे एशियन चैम्पियनशिप्स भी, एशियन गेम्स भी नेक्स्ट ईयर। आई होप फिर से बंद ना हो कुछ। हाँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, देखो सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, सब लोगों को मिलके साथ चलेंगे तो है भाई, लेकिन सब लोग इतनी भीड़ देखने के बाद लगता नहीं है कि ये चीज़ रुकेगी। उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद तो दुनिया काम है। बिल्कुल। तो आई थिंक थैंक यू सो मच। थैंक यू कि इतना अच्छा, मतलब मेरे को तो देखो बात करने में अच्छा लगता ही है। मेरे को तो कोई भी फ़ोन करता है, मैं तो घंटों घंटों तक बात कर सकता हूँ, तो मेरे को तो मज़ा आता है ऐसे इंटरव्यूज़ देने में और बच्चों को बताने में कि कुछ स्टोरीज़ अगर मतलब मेरी स्टोरीज से उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिल जाए, थोड़ी हेल्प मिल जाए, डेफिनेटली, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। डेफिनेटली। तो आई होप आपको इंटरव्यू अच्छा लगा, ये कॉन्वर्जेसन अच्छा लगा, एंड आई होप जो भी देख रहा है काफ़ी कुछ सीखने को है इसमें। आई होप सब कुछ लेके जा पाएँ। एक चीज़ और, मतलब लास्ट में बता हाँ, बोलो। कि मैं ना बहुत बार बोलता था कि जैसे 1 एरो 10 अगर मैं मार सकता हूँ तो मैं 72 एरोज जो हमारी शूटिंग होती है तो मैं 72 भी मार सकता हूँ, अगर 1 मार सकता हूँ तो। बिल्कुल, ये मैं बहुत सारे जूनियर्स को बोलता था स्टार्टिंग, मतलब मेरे 2016-17 में। तो मैं बहुत परेशान था 19 के टाइम पे कि मेरे ना मतलब फॉर्म वो मैं भूल रहा था कुछ चीज़ें। तो एक जूनियर आया, कहता भैया 10 लग रहा ना एक। मैंने हाँ, तो फिर 72 भी लग जाएंगे। बाप रे। तो कहता कि मैंने भाई वो तो लग जाएंगे, वो तो चल मैं कोशिश करता हूँ। भैया कोशिश आपने तो बताया ना मेरे को। मतलब जूनियर्स आगे बताते कि ये आपने तो बताया यार, आप भूल रहे हो। ये सॉलिड है, क्योंकि आप मतलब ह्यूमन है, हम भी हम चीज़ें बताते हैं, अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है तो हम बताते हैं इंस्पिरेशन के लिए, कुछ हम भी भूल जाते हैं। वेरी नेचुरल। हाँ, सब कुछ Human नहीं nature। याद रह सकता है, सब कुछ नहीं, हम बने नहीं है सब कुछ याद रखने के लिए। कई बार होता है मैं बता के भूल जाता हूँ इतनी अच्छी चीज़ें, मुझे खुद याद नहीं रहती। बट एज लॉन्ग एज हाँ, वो बच्चों को याद है, तो वो हाँ, बच्चे याद है और आपको याद वो दिला अच्छा सकते कर हैं। रहे हैं, तो वो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा ये बहुत कॉन्वर्सेशन, अच्छा लगा। एक बार कैमरा में देख के बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए स्पोर्ट्स सर्कल को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे। ऐसे ही एथलीट्स की कहानियाँ जानने के लिए आप यूट्यूब पे स्पोर्ट्स सर्कल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वीडियोस को शेयर शेयर करें, लाइक करें और अपना जितना प्यार दे सकते हैं, मेरे को देते हैं उतना ही स्पोर्ट्स सर्कल को दें। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि प्लेयर्स की इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सामने लाने के लिए और जितने भी ग्रासरूट्स लेवल के प्लेयर्स हैं उनको इंस्पिरेशन देने के लिए। सो थैंक यू।